हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सीपीएफ की तैयारी आप कैसे करें, यानी सीपीएफ का एग्जामिनेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। तो आराम से ध्यान से समझें और अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करें कि किस तरह से आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सीपीएफ का जो बैच है वो बैच गाइस तारीख है आपका 27 जुलाई, नोट करिए 27 जुलाई से नया बैच लॉन्च हो रहा है। टाइमिंग है 4 PM टू 7:30 पर एक नया बैच लॉन्च हो रहा है गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बैच को ज्वाइन करें। जिस भी बच्चे को एज ए असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट की तैयारी करनी है तो वो सीपीएफ के थ्रू 27 जुलाई से नया बैच लॉन्च हो रहा है जो इवनिंग का बैच है। तो मैक्सिमम संख्या में आप ज्वाइन करें और बहुत ही मामूली फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस में एज ए आपको तैयारी करा रहे हैं और इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है गाइस। तो मैक्सिमम संख्या में जिस भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। अगर हम सीपीएफ की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जाम में दो पेपर होंगे, पहला पेपर फर्स्ट और दूसरा होगा पेपर सेकंड। यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होंगे। यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो है वो जीए जनरल अवेयरनेस का, ये पूरी तरह से जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का ये पेपर, जिसमें आपका यहाँ पर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे के सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन है आपका। पहला एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। साथ साथ में मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। और साथ साथ में आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं। आधुनिक इतिहास यहाँ से आपके क्वेश्चंस होंगे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है ये 18 से 20 क्वेश्चन मान के चलिए कि हिस्ट्री से पूछा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप 27 जुलाई से अगर नया बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। आप 18 से 20 क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ना शुरू कर दें और 11th और 12th की एनसीईआरटी खास तौर से पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़कर जाते हैं तो गाइस मान के चलिए कि आप अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ें। चलिए, कोई नहीं सुन रहा, अरे यहाँ पे अमन जी आ चुके हैं। अमन बताएं सर, शिवम सर का लेक्चर क्यों नहीं हो रहा है सर? मुझे पता नहीं शिवम सर कौन है, आई डोंट नो शिवम सर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है इतना। चलिए अमन जाम भूलकर भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, इतना अच्छा बता रहे हैं फिर भी। चलिए एंटी वॉल्गर कोई बात नहीं, हर एक बच्चे का अपना अपना व्यूज़ होता है। अमन जी कोई बात नहीं, आप अपना व्यूज़ रख सकते हैं। चलिए, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में बच्चों समझने का प्रयास करें कि ज्योग्राफी में आपके 3 सेक्शन से यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। पहला इंडियन ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन होगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। यानी इंडियन ज्योग्राफी अगर आप यहाँ पे तैयार रखते हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे गाइस। इंडियन ज्योग्राफी साथ साथ आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी रखनी है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ में पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ साथ आप फिजिकल ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो आप यहाँ से मान के चलिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे यूपीएससी में। खास तौर से अगर देखा जाए तो यूपीएससी चूंकि एग्जाम कंडक्ट कराती है तो इसके क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होता है। अतः एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन तीनों सेक्शंस को अगर आप एटलस के थ्रू पढ़ते हैं तो मान के चलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में ना आए। कंफर्म है कि सारे के सारे क्वेश्चंस पकड़ में आएंगे। बस गाइस एक बार यकीन मानिए, मैं जितेंद्र शर्मा आपको बता रहा हूं कि मैं अपने पिछले 10 से 12 साल की टीचिंग का पूरा अनुभव
आपके एग्जाम को क्रैक करने में लगा दूंगा। बस आप तैयारी करें और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम आपका एग्जाम से क्रैक करवा दे। गाइस यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो मैं फिर से आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सजेशन दूंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। तीनों 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। और साथ साथ में मैं जो आपको पढ़ाने के दौरान जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और किस तरह से एटलस से क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए ये मैं आपको जब 27 जुलाई से बैच लॉन्च होगा तो उसमें विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। आगे समझिए गाइस। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें बेसिकली आपको संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि क्वेश्चंस यहाँ पकड़ में आ जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मीकांत सर की आप बुक खरीद लीजिए, लक्ष्मीकांत सर की बुक खरीद लीजिए। इस लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब लक्ष्मीकांत की बुक तो जो है लक्ष्मीकांत सर की जो बुक्स है वो तो काफी ज्यादा मोटा है, ठीक है। अखिल शर्मा जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। अखिल शर्मा जी आप क्या पूछ रहे हैं? चलिए अखिल शर्मा जी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। देखिए अगर आपको पॉलिटी की तैयारी करनी है तो लक्ष्मीकांत सर की किताब पढ़ें। लक्ष्मीकांत सर की किताब इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है। अगर आप यूपीएससी में सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत अगर पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा इतना मोटा बुक है लक्ष्मीकांत सर की कि अब उसे कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आपको क्लास में पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा कि किस तरह से डायमेंशन को पकड़ें और किन किन चीज़ों को पढ़कर जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। 16 से 18 क्वेश्चन आएंगे गाइस, यानी 16 से 18 क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा। तो मैं आपको एग्जाम में पूरी तरह से बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़कर जाना है। अखिल शर्मा बैच में अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप अड्डा स्टोर पे जाएं। अखिल शर्मा जी आप अड्डा स्टोर पर जाएं। अड्डा स्टोर पर जा करके आप वहां पर डिफेंस का सेक्शन, आप जो है डिफेंस वाला पोर्शन पे क्लिक करें, वहां पर बैच की लिस्ट खुल जाएगी और वहां पे सीपीएफ का बैच आपको दिखाई दे जाएगा। आप वहां पर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है अखिल शर्मा। सो डोंट वरी, घबराए नहीं। चलिए आगे बता रहा हूं गाइस। अब इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी पे पूरा फोकस करना होगा, पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करना होगा। इंडियन इकोनॉमी में अगर टॉपिक्स बात करें, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टैक्सेशन, फिजिकल पॉलिसी, ये सारे टॉपिक्स अगर पढ़कर जाते हैं और साथ साथ में इसका करंट अफेयर्स का पोर्शन ले लेते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ पे 15 से 16 क्वेश्चन जो आएंगे आप पूरी तरह से पकड़ लेंगे गाइस। कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन पकड़ लेंगे, कंफर्म। मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि ज़्यादा हिचपिच हो गया, फिर से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम CAPF की बात करें तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा। फर्स्ट में मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बता दिया भाई, हिस्ट्री होगा, साथ साथ में ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के साथ साथ आप पॉलिटी कर लें, पॉलिटी के साथ साथ आप इकोनॉमिक्स की तैयारी आपकी कराई जाएगी और साइंस भी पढ़ाया जाएगा। साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। गाइस लगभग मान के चलिए कि यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी ताकि आप यहाँ से अपने क्वेश्चन पकड़ पाएं गाइस। ये तो रही पेपर की बात। अगर आप यहाँ पर सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ऐसे राइटिंग जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ साथ में प्रेसाइज करने को आता है। एक छोटी सी स्टोरी होगी और उसको शॉर्ट में लिखना होगा। इस तरह से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। CPF एग्जाम बुक कौन सा गुड बुक बताएं सर? देखिए CPF का कोई पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है कि मैं आपको एक बुक बता दिया और वो पढ़कर आप एग्जाम निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक डायमेंशन के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कहा कि आप NCERT पढ़ें, NCERT। अगर आप अगर 11th और 12th की NCERT पढ़ते हैं तो मोर सफिशेंट। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत की बुक परचेज कर लीजिए, ये मोर सफिशेंट है। इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स,
इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदू न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको जो अच्छा लगता हो वो कोई सी भी किताब पढ़ें, आपके अकॉर्डिंग रहेगा और आपका एग्जाम क्रैक होगा। ये रहा पूरा पेपर की पैटर्न। इस स्ट्रेटेजी से अगर हम तैयारी करें तो तैयारी होगी गाइस। ऐसा नहीं है कि आप खुद पढ़ करके एग्जाम नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, अगर खुद पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हो सकता है 2 साल भी लग जाए, हो सकता है 3 साल भी लग जाए, बिल्कुल। क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी को तो मोटी मोटी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि बच्चे को समझने में यही दिक्कत हो जाती है कि मैं क्या पढूं और क्या नहीं पढूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या पढ़कर जाऊं और क्या नहीं पढूं। सुमन भारती मैंने आपको बताया था 27 जुलाई से नया बैच है। 27 जुलाई 4 से 7:30 की टाइमिंग है, 4 से 7:30 का टाइमिंग है गाइस। 4 PM से, यानी 4 PM से आपका 7:30 से 4 PM से 7:30 तक का बैच है, नोट कर लीजिए गाइस। अखिल शर्मा सिलेबस मैंने आपको बता रहा हूं यहां पर, जो मैंने आपको बताया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस, ये इसमें जो जो डायमेंशन मैं आपको क्लास में कराऊंगा वही आपका सिलेबस होगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मेरा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा एग्जामिनेशन किस तरह से क्रैक होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं उसके एक एक बारीकियों पर विस्तार से डिस्कस करूंगा और सिलेबस पे भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। यहां पर जैसा कि मैंने आपको देखिए यहां बताया अभी आपको जस्ट कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पेपर फर्स्ट होगा, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, 250 नंबर का पेपर होगा, नोट कर लीजिए। और इसमें पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे सेक्शन, और साथ साथ में मैथ का सेक्शन होगा और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पेपर सेकंड जो होगा उसमें जनरल स्टडीज, एसे और कॉम्प्रीहेंशन होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा गाइस, नोट कर लीजिए। 200 मार्क्स का पेपर होगा। ऐसे जो है आप जो ऐसे राइटिंग है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, बट प्रेसाइज और साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए आपको इंग्लिश मीडियम ही प्रयोग किया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। यही है आपका पूरा डायमेंशन जिससे आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान रखें। अगर आप जो है अब न्यू बैच देखिए, न्यू बैच कब से आ रहा है। अगर हम न्यू बैच की बात करें तो ये रहा न्यू बैच का पूरी टाइमिंग का स्लॉट, ध्यान से देखिए न्यू बैच की टाइमिंग। अगर हम न्यू बैच की बात करें तो 27 जुलाई 2020 27 जुलाई 2020 से बैच आ रहा है गाइस। टाइमिंग गलत हो गया, टाइमिंग इसमें गलत है गाइस। टाइमिंग जो है CDS की टाइमिंग लिख दी गई है, ये CDS की टाइमिंग है। आपकी जो टाइमिंग रहेगी मैं आपको बता दूं, टाइमिंग जो रहेगा ये टाइमिंग नहीं रहेगा, ये टाइमिंग जो गलत हो गया बेटा। टाइमिंग जो है आपका 4 PM से 7:30 तक बैच की टाइमिंग रहेगी, नोट कर लीजिए गाइस। ये टाइमिंग पर बैच स्टार्ट होगा। न्यू बैच 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 27 जुलाई से बैच स्टार्ट है, जबकि टाइमिंग है 4 to 7:30 PM, 4 to 7:30 PM। चले गाइस देखिए सुमन भारती नेगेटिव मार्किंग बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग में अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी 1/4 मार्किंग देखी जाती है। सुमन भारती 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है इसमें, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जितना अटेम्प्ट लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम का प्रिपेयर करें और एग्जामिनेशन कोशिश करें कि निकाला जाना चाहिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटी का है, स्टैंडर्ड हमें मेंटेन रखना है। और नहीं सुमन भारती हर दिन क्लास जो है अलग अलग होगा, अलग अलग फैकल्टी आपको अलग अलग क्लासेस लेंगी, अलग अलग फैकल्टी हर दिन अलग अलग फैकल्टी क्लासेस लेंगी। मेरी क्लासेस ज़्यादा चलेंगी क्योंकि GS का पार्ट है, तो मेरी क्लासेस GS की 3 दिन चलेंगी और बाकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस रहेंगी और साइंस की भी क्लास रहेगी गाइस। तो मान के चलिए कि 6 दिन आपकी क्लास है। अखिल शर्मा चूँकि जो प्राइस की बात करें तो इसमें प्राइस के बारे में आपको स्टोर पे ही पता चलेगा, क्योंकि हर दिन नए नए ऑफर आते हैं तो बच्चा नए नए ऑफर के साथ उसको छूट मिल जाता है, ठीक है। तो आप अड्डा स्टोर पे जाकर देखें कि क्या प्राइस है।
और याद रहे ये कोड यूज कर लेना Y242, तो आपको और ज्यादा छूट मिलेगा। Y242 आप कोड यूज कर लेना तो आपको छूट और ज्यादा मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, Y242 आपको कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगा। यहां समझिए गाइस, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस लेवल के पूछे जाते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सनेक्शन विदाउट सेंडिंग इट्स बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक में से राष्ट्रपति को नए सिरे से विचार के लिए भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी चाहिए? चार ऑप्शन है, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, बिल्स पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड नन ऑफ दिस। गाइस जवाब दीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब दें गाइस, आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए बताएं। और सुमन भारती, ये देखिए सुमन भारती, ये जो मैं ले रहा हूं ये प्रमोशनल क्लास है, ये यूट्यूब पर प्रमोशनल क्लासेस चल रही हैं कि नया बैच आ रहा है, इतने तारीख से नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो सुमन भारती ये एज ए फ्री रहेगा जो प्रमोशनल है, लेकिन जो आप पेड बैच में जो आएगा उसके लिए आपको पेड करना होगा, क्योंकि वहां पे फैकल्टी पढ़ाएगी, तो आप जो है वहां पर पेड बैच में आप जा सकते हैं। चलिए, अब मुझे लग रहा है 3 से 4,000, 4 से 5 के आसपास राउंड फिगर में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो 4 से 5 के राउंड फिगर में होना चाहिए। सब कुछ को अगर बताएंगे, अगर मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो 4 से 5 के भी राउंड फिगर में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, आज जवाब नहीं आ रहा है, इसका जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। अगर हम इसके जवाब की बात करें तो इसका जवाब होगा मनी बिल। मनी बिल, मनी बिल की बात करें तो अगर मनी बिल लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा 14 दिन तक कंसिडर करती है कि अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल पास कर दे तो ठीक, नहीं पास करे तो भी बिल को पास मान लिया जाएगा। और राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अपनी पूरी सहमति देते हैं, क्योंकि ये बिल को लौटा नहीं सकते। अतः यहाँ पे नोट करें, मनी बिल एक ऐसा बिल है जो राष्ट्रपति नए सिरे से विचार किए बिना सीधे अपनी मंजूरी देता है। नोट कर लीजिए गाइस, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अखिल शर्मा, सी नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया हो। मनी बिल, चूंकि मनी बिल जो है जब भी लाया जाता है तो राष्ट्रपति के प्रियोर रिकमेंडेशन से ही लाया जाता है। जब प्रियोर रिकमेंडेशन से आ गया, पहले उसे सिफारिश ले ली गई कि हम मनी बिल ला रहे हैं, लोकसभा बिल पास कर दे और राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी सहमति दे दे तो बिल को पास मान लिया जाएगा। और जब राष्ट्रपति पर सिग्नेचर के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति बाध्य है कि वो सिग्नेचर करेगा। आई होप क्लियर हो गया हो। चले गाइस, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब देने का प्रयास करें, क्या उत्तर होगा, कोशिश करें गाइस, क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है, नॉट करेक्ट। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं गाइस। द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द अटॉर्नी जनरल shall have to right to be heard and all courts in the territory of India in the performance of his official duties. C, he should have the same qualification. He should have the same qualification as a judge of the Supreme Court are required to become. And D, he is a full-time counsel of the government. बताएगा इस क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, बताएगा इस क्या उत्तर होगा। कोशिश करें, दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जवाब दें, जवाब दीजिए बच्चों, क्या आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा प्रयास करें। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस आपके एग्जाम में। क्या आप जवाब देने की स्थिति में हैं? क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसका आंसर परफेक्ट दे सकता है? बताएं गाइस, जल्दी बताएं कौन इसका सही आंसर देगा, बताओ बच्चों। चलिए, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ही इज द फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल काउंसिल फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years, बट ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद के सलाह पर करता है और इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद के सलाह पर उसे पद से हटा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आंसर आपका डी बिल्कुल सही होगा। डी बिल्कुल सही
होगा। आई होप क्लियर हो गया हो गाइस। अगर आप चाहें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैच की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको पर्सनली देता रहूँगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि प्रैक्टिस जो मैं कराता हूँ फ्री में रहेगा। अड्डा पर आपकी प्रैक्टिस पूरी तरह से फ्री रहती है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चले गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। बताइए गाइस क्या उत्तर होगा। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। होन्शु, होक्काइडो, शिकाकू और किन्शु। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा। यू कैन डू दिस। बताएं गाइस क्या उत्तर होगा, फटाफट जवाब दें, जवाब देने का प्रयास करें। इसमें से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। होन्शु, होक्काइडो, शिकाकू और किन्शु। क्या उत्तर होगा गाइस। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसे बना सकता है। क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसे बना सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं। चले, इसका आंसर है होन्शु इज द राइट आंसर। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर गाइस, इज द राइट आंसर। सुमन भारती यू आर राइट गाइस। 27 जुलाई से नया बैच आ रहा है। 27 जुलाई से नया बैच आ रहा है। क्लियर। और टाइमिंग है 4 से 7:30। 4 से 7:30 की टाइमिंग है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Y242 कोड यूज़ कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो Y242 कोड का यूज़ ज़रूर करें। Y242 कोड को यूज़ करें और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, 4 द्वीपों में सबसे बड़ा होन्शु है, नोट कर लीजिए गाइस। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर इस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तब जाके आपका एग्जामिनेशन निकलेगा गाइस। CAPF बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा आज राइट नाउ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करना चाहते हैं तो 27 जुलाई से नया बैच की लॉन्चिंग है। अड्डा के स्टोर पे जाकर के बैच परचेज कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताना है। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जवाब देंगे इसका उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। अखिल शर्मा, अखिल शर्मा जीएस की क्लासेस तो आपको मिलती रहेंगी, डोंट वरी। आप वहां पे जाकर परचेज कर सकते हैं, जीएस की क्लासेस ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड जब आप बैच परचेज करेंगे, जब सुमन भारती जब आप बैच परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एक कोड दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो वहां पर डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज कर लेना, Y242 कोड करना, तो आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगा। यानी आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगा बैच में। तो आप एक बार प्रयास करें, अगर परचेज करना चाहते हैं तो अड्डा के स्टोर पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। यहां का जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। जवाब दीजिएगा इस उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणी का सही अनुक्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक। क्या उत्तर होगा गाइस बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। चले गाइस, आंसर की बात करें तो यस बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एंड शिवालिक इज द राइट आंसर। यही आंसर होगा गाइस, नोट कर लीजिए। मैं फिर से आपको बता दूं, 27 जुलाई से नया बैच है। 27 जुलाई से आपका 27 जुलाई से नया बैच लॉन्च हो रहा है गाइस। 27 जुलाई से CAPF का बैच लॉन्च हो रहा है। क्लियर। टाइमिंग है आपका 4 से 7:30 की टाइमिंग है PM गाइस। और आपको कोड अगर यूज़ करना चाहें तो Y242 अगर कोड यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया हो और किसी तरह का डाउट नहीं हो। आपको घटनाओं का सही क्रम बताना है। रामकृष्ण मिशन 1897, आर्य समाज 1875, ब्रह्म समाज 1828 और परमहंस पंडित 1840। गाइस अब आंसर देखिए। सबसे पहले तीसरा आएगा, तीसरा, फिर आएगा चौथा और चौथे के बाद आएगा फिर दूसरा और फिर पहला। तो गाइस D इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आ रहा है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस अगर आप को बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार फिर से बता दूं गाइस, CAPF का बैच गाइस आ रहा है। जिस भी बच्चे को
CAPF का बैच चाहिए गाइस तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है। मैं जितेंद्र शर्मा एज ए GS के लिए मैं आपको वहां पे टीच करूंगा। 27 जुलाई से नया बैच की लॉन्चिंग है। 27 जुलाई मान के चलिए UPSC ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और मान के चलिए कि हमारी जो टीम आपका जो सहयोग करेगी पूरे अच्छी तरह से एक एक डायमेंशन को पकड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम से क्रैक हो जाए। मैक्सिमम छूट के लिए आप जो है ये कोड यूज कर सकते हैं Y242। अगर Y242 अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल मैं फिर से आपको एज ए कुछ क्वेश्चंस के साथ आपका वेलकम करूंगा। अच्छी तरह से तैयार करेंगे गाइस और जल्द से जल्द जिस भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो ये बैच ज्वाइन कर सकता है। चलिए गाइस तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।